नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी से में स्वागत है। आज सैटरडे है और सैटरडे को सामान्य तौर पर न्यूज़पेपर का वीडियो नहीं आता है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है GS1 IR का टॉपिक है। 71 और 72 दोनों बीपीएससी के लिए, बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग इंडिया और रसिया के रिलेशन को हम लोग डिटेल में समझेंगे। इतना डिटेल में समझेंगे कि जो बीपीएससी का फॉर्मेट है कि लॉन्ग फॉर्मेट में पूछा जाता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से आप सवालों को लिख सकें। कितने डायमेंशन में क्या क्या सवाल पूछ सकता है उसको भी ज़रा हम लोग समझेंगे। कुछ सवाल भी आपको नोट डाउन करवा दूंगा मैं, ताकि आप उसको लिख करके अभ्यास भी कर सकें। किसी भी IR के टॉपिक को कैसे पढ़ा जाता है पिछले 3 वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप पहला वीडियो जा कर के देखिएगा, इससे पहले भी वीडियोज अपलोड हुए हैं, उसको जा कर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हम लोग इतने ज़्यादा डिटेल में डायमेंशन में कवर करते हैं किसी टॉपिक को। देखिए, इशू क्या कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनकी भारत यात्रा हुई है 4 से 5 दिसंबर 2025 को, और यह भारत और रूस का एनुअल मीटिंग है। एनुअल की मतलब हर वर्ष भारत के प्रधानमंत्री या तो रूस जाएंगे या तो रूस के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो भारत आएंगे और दोनों के बीच में वार्तालाप होगी ही होगी। ये एनुअल समिट है, लेकिन उसी एनुअल समिट को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, अच्छे स्तर पर ला करके बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो सबसे पहले जो आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले समझना चाहिए कि इससे सवाल क्या पूछा जा सकता है। सवाल आप नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि सवाल काफ़ी बड़ा है। सवाल है कि बदलती भू राजनीति ने, मतलब चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स ने भारत और रूस के संबंधों को केवल रक्षा उन्मुखी साझेदारियों से हटा करके विविध आर्थिक जुड़ाव में पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता पैदा की है। कि मतलब केवल डिफेंस डील तक भारत और रूस का संबंध नहीं रहेगा, बल्कि उसके अलावा हम अपने रिलेशन को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हाल ही में जो हस्ताक्षर किया गया है भारत और रूस का विजन 2030, इसके आलोक में इस कथन की विवेचना करें। मतलब विजन 2030, इसके तहत भारत और रूस ने सोचा है कि हम अपने संबंधों को डाइवर्सिफाई करेंगे, न केवल डिफेंस बल्कि आर्थिक और सामाजिक, पर्यटन से जुड़े हुए संबंध, सांस्कृतिक संबंध, इसके अलावा राजनीतिक और फिर स्ट्रेटजिक रिलेशन तो हैं ही। यानी कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, उसके अलावा डिफेंस और स्ट्रेटजिक रिलेशन तो है ही। इतने सारे डायमेंशन में जब हम किसी संबंधों को एक्सप्लोर करने वाले हैं अगले 5 वर्षों में, तो निश्चित तौर पर वहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। भारत और रूस का संबंध जो है, इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो यही है कि जो 4 और 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की बैठक हुई है, उसमें क्या क्या चीज़ों पर फैसला हुआ है, कौन कौन से MOU वगैरह साइन किए गए हैं। ये सबसे करंट अपडेट हो गया। लेकिन IR में करंट को हमेशा स्टैटिक पोर्शन से जोड़ करके पूछा जाता है। सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि आज के 2025 के वर्ष में भारत और रूस के संबंधों की प्रासंगिकता, रेलेवेंस एंड इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं कि रेलेवेंस इसका क्या है और इसका महत्व क्या है। ये छोटा सवाल हो गया, लेकिन काफ़ी बृहद इसका आंसर हो सकता है। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि भारत और रूस के संबंधों में 2025 के वर्ष में कौन सी चुनौतियां विद्यमान हैं और भारत और रूस किस प्रकार से इन चुनौतियों का समाधान तलाश रहे हैं। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछ सकता है। तो ये आपको अलग अलग क्षेत्रों में जोड़ करके सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं किन किन चीज़ों पर वार्ता हुई है और क्या क्या उसके आउटकम निकले हैं। बहुत सारे समझौतों पर साइन किए गए हैं। 16 से अधिक समझौते, एग्रीमेंट्स और MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं, जैसे कि डिफेंस है, ट्रेड है, एनर्जी सेक्टर है, परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, साइंस है, जलवायु परिवर्तन है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, शिक्षा है, और भी कई सारे क्षेत्रों में समझौतों की बात की गई है। मॉडर्न टेक की बात करें तो AI के क्षेत्र में भारत और रूस जो हैं ये बड़े स्तर पर समझौता करने को तैयार हुए हैं कि हम AI के क्षेत्र में मिल करके काम करेंगे। और इसके साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि भारत जो है मैन पावर की सप्लाई करेगा कहाँ, तो रूस के लिए। भारत के प्रधानमंत्री के जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बात की वो पूरा मैंने सुना है। आपको भी हमेशा ही सुनना चाहिए। पॉलिटिकल रैलीज़ के भाषण मत सुनिए किसी भी प्रधानमंत्री का या किसी मंत्री का, लेकिन जब वो कोई PC कर रहे होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे होते, उसको सुनिए, उसकी भाषा को समझिए, उसमें से वर्ड्स बहुत सारे आपको मिलते हैं।
जहां पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम रूस के लिए रेडी मैन पावर हम लोग बना सकते हैं। मतलब कि एक ऐसा मैन पावर बनाया जाएगा, भारत में ट्रेंड किया जा सकता है जिसको रूसी भाषा का ज्ञान हो और वहाँ के हिसाब से उसको ट्रेंड किया जाए, है ना। तो अगले कुछ वर्षों में भारत और रूस के संबंध में आप देखेंगे और भी ज़्यादा अच्छी शुरुआत होगी, क्योंकि अभी तक रूस में भारत के प्रवासियों की बात करें तो कम रहते हैं, मुख्य रूप से एजुकेशन हासिल करने के लिए जाते हैं। लेकिन अब जो है वो और भी ज़्यादा संख्या में मैन पावर की सप्लाई भारत कर सकता है। जो कल बात हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 24-25 में व्यापार हमारा 68.7 अरब डॉलर रहा है, जिसको 2030 तक हमें क्या करना है, सबसे पहला जो लक्ष्य रखा गया है 100 अरब डॉलर तक ले जाना है। वहीं प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम 2030 से पहले ही कहीं इसको ना हासिल कर लें। ओके, भारत और रूस आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम को 2030 के लिए शुरू किया गया है। प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजिक एरियाज ऑफ इंडिया रसिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन टिल 2030, ये एक छोटा सा लक्ष्य रखा गया है इस प्रोग्राम के तहत में कि 2030 तक हमें 100 बिलियन डॉलर तक के व्यापार को टच करना है। अगला है यूरेशियन आर्थिक मंच के साथ में मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन गुड्स विथ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। अपनी हितों की क्षेत्र वार्ताओं को तेज करने पर भी सहमति बनी है कि यूरेशियन में जो देश हैं रूस के अलावा उन क्षेत्रों के साथ में हम मिल करके आगे बढ़ें। राष्ट्रीय मुद्राओं पर द्विपक्षीय निपटान पर समझौता, यानी कि डॉलर को अब हमारे बीचों से हटना पड़ेगा, हमारे बीच से हटना पड़ेगा। भारत और रूस के व्यापार को अमेरिका किसी भी हिसाब से डोमिनेट नहीं कर सकता है। तो हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम था जिसको रूस से पहले ही अलग कर दिया गया, रूस को उससे। तो भारत और रूस जो है अब अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापार करने पर बात कर रहे हैं कि आप हमें अपनी मुद्रा दीजिए, हम आपको अपनी मुद्रा देंगे और इसी प्रकार से हम व्यापार करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है और उन्होंने बोला है कि हम इसकी शुरुआत अभी कर रहे हैं और आने वाले समय में हम इसको और भी बड़े स्तर तक ले जाने का प्रयास करेंगे। रूसी दूर पूर्व में भारत रूस व्यापार, यानी कि रूस का ये भाग है, ये पूरा रूस विस्तारित, इसमें एक शहर है बहुत ही खूबसूरत सा, वो यहाँ पर है। इस प्रकार से रूस है तो यहाँ पर है व्लादिवोस्तोक। तो रूस के व्लादिवोस्तोक से चेन्नई, अपना जो चेन्नई है यहाँ पर, इसके लिए कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। वहीं पर मुंबई जो है यहाँ पर, मुंबई यहाँ पर है, मुंबई से जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसके लिए भी कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। तो ये जो कॉरिडोर है, तो ये दो बड़े प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, जिसमें एग्रीकल्चर, एनर्जी, खनन, मानव संसाधन, हीरा, फार्मास्यूटिकल और समुद्री परिवहन का क्षेत्र जो है वो शामिल है। आलोचनात्मक खनिज और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर समझौता, ये गलत ट्रांसलेशन है, क्रिटिकल इसको कहा जाता है, क्रिटिकल कहा जाता है। एग्रीमेंट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स एंड सप्लाई चेन्स, इस पर भी समझौता किया गया है। रूस के पास बहुत बड़ी संख्या में ऐसे खनन मौजूद हैं, खनन के क्षेत्र जहां पर क्रिटिकल मिनरल्स हो सकते हैं, उसको लेकर के भी समझौता किया गया है। ओके, नेक्स्ट जो कल बात हुई है वो है रक्षा सहयोग को लेकर के। कोई नया बड़ा रक्षा समझौता मीडिया में तो कम से कम नहीं आया है कि भाई मीडिया में कोई ऐसा दिखे, कल तो नहीं आया है, लेकिन हम लोग बात करेंगे कि हमारे कौन कौन से रक्षा समझौते हैं, उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। बस ये कहा गया है कि S-400 का जो 5 और बाकी है उसकी डिलीवरी जल्द ही की जाएगी। सुखोई और मिग फाइटर जेट्स, T-72, T-90 टैंक, ये जो भारतीय वायुसेना और मैकेनाइज्ड फोर्सेस के मुख्य आधार हैं, इसके स्पेयर पार्ट्स इत्यादि का डिलीवरी भी समय पर किया जाएगा, उसमें देरी नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा रक्षा क्षेत्र को लेकर के कोई कल बड़ा बात नहीं किया गया, कहीं पर भी कोई MOU भी नहीं देखा गया है। माना जा रहा था कि सुखोई 57 जो है इसको लेकर कुछ चर्चाएं हो सकती है, लेकिन इसको लेकर के भी कहीं कोई मीडिया में तो चर्चा नहीं देखा है। कम से कम हो सकता है कि हुई हो बातचीत, लेकिन मीडिया में कहीं पर भी ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये बस कहा गया है कि हम सैन्य क्षेत्र में भी विस्तार करेंगे, सैन्य क्षेत्र विस्तार करेंगे और 2030 तक अपने रिलेशन को हम लोग मल्टी डायमेंशनल बनाएंगे। डिफेंस से निकाल करके बाकी क्षेत्रों में भी रूस और भारत के सहयोग को और भी ज़्यादा गहरा किया जाएगा और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा।
कल हमने ऊर्जा क्षेत्रों की बात की है, जिसमें रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ था अक्टूबर से पहले तक। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत ने उससे खूब सारे तेल खरीदे हैं। और एक चीज़ आपने भी गौर किया होगा, 2022 के बाद से भारत की जीडीपी में कहीं हद तक उछाल आई है, जिसका एक सबसे बड़ा कारण है सस्ते तेल का मिलना। सस्ते तेल हमारे इंडस्ट्री के बैकबोन हैं, सस्ते तेल हमारे परिवहन के लिए बैकबोन हैं, तो वो सस्ते तेल का बेनिफिट हमारे जीडीपी को मिला ही है। भले आपको नहीं मिला हो, सामान्य पब्लिक को नहीं मिला हो, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है, जिसका असर हमारे जीडीपी पर देखा जा रहा है, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। MOU ऑन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, इस पर भी बात की गई है भाई कि हम न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो होते हैं, इन मॉड्यूलर रिएक्टर के आपूर्ति के लिए रूस राजी हुआ है कि हम भारत को SMR जो है वो बेचना चाहते हैं, अगर भारत सरकार खरीदना चाहे तो। ट्रांसपोर्टेशन की भी बात की गई है, जिसमें चेन्नई व्लादिवोस्तोक की मैंने बात कर दी आपके समक्ष, और उसके अलावा इंटरनेशनल साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर INST जो है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर जो है, उसकी भी बात की गई है कि उसमें भी हम लोग आगे बढ़ कर के काम करेंगे। ओके, इसके अलावा शिप बिल्डिंग पर भी बात की गई है कि भी शिप बिल्डिंग करेंगे हम लोग, और भारतीय नाविकों के प्रशिक्षण और ध्रुवीय जल नेविगेशन भी शामिल है, क्योंकि अब जो आर्कटिक का इलाका है ऊपर का, वो पिघल रहा है, और वैसे क्षेत्रों में भारत भी अपनी जगह बनाना चाहता है, और रूस के सहयोग से वो जगह बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि रूस उसके समीप में ही स्थित है। नई शिपिंग लेन में निवेश किया जाएगा INSTC, और चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए तो निवेश किया ही जाएगा। इसके अलावा नए शिपिंग लेन की भी हम लोग तलाश करेंगे, जिसमें हम सहयोग करेंगे आने वाले समय में। विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार की अगर बात करें, जो कल बात हुई है, कल की बात कर रहे हैं अभी हम लोग डिटेल में इस संबंध को समझेंगे कि भाई हमारा इतिहास क्या रहा है, हमारा कॉपरेशन का क्षेत्र क्या रहा है, चुनौतियां कौन कौन सी हैं, ये सब समझेंगे। लेकिन कल के अभी जो बातें हुई हैं उसको ज़रा हम लोग समराइज कर लेते हैं, क्योंकि करंट से रिलेट करके ही पूछेगा आपसे सवाल। विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में हमने बात किया है, कई सारे चीज़ों पर सहयोग हुआ है, जिस पर संयुक्त अनुसंधान ज्वाइंट रिसर्च किया जाएगा, स्टार्टअप SMEs के बीच में सहयोग स्थापित करना, सूचना संरक्षण मतलब कि सूचनाओं का आदान प्रदान, इसके अलावा महत्वपूर्ण बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं डिजिटल क्षेत्र में, उसको बनाया जाएगा। डिजिटल प्रौद्योगिकी और कानून प्रवर्तन पर भी फोकस किया जाएगा। मॉडर्न टेक में मैंने आपको पहले ही बताया कि AI पर सहयोग की भी बात की गई है, बढ़ चढ़ के बात की गई है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट को लेकर के भी बात की गई है, जो पहले से ही वार्तालाप थी, पेरिस समझौता इत्यादि को लागू करने में एक दूसरे देशों की सहयोग की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण जो रहा वो है कि मानव संसाधन, स्वास्थ्य और शिक्षा, जिसमें मानव संसाधन को लेकर के बात की गई है कि भाई मानव संसाधन की ज़रूरत है रूस को, और भारत जो है मानव संसाधन का सप्लाई कर सकता है, वो भी रूस के हिसाब से ट्रेंड मानव संसाधन का सप्लाई कर सकता है, जिसमें रूसी भाषा जानने वाले या फिर उनको ट्रेंड किया जाएगा, स्किल किया जाएगा अलग से, जिनको वहाँ पर भेजा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा और संस्कृति पर भी सहयोग किया गया है। 2025 को भारत और रूस के लिए सांस्कृतिक वर्ष के उपलक्ष्य में घोषित किया गया है, जिसमें एक दूसरे देशों में पर्यटन को बढ़ाना, जैसे रूस के लिए भारत ने ई-वीज़ा कार्यक्रम को बनाया है, जिसके तहत में ई-वीज़ा 30 दिनों तक के लिए पर्यटन वीज़ा मुहैया करवाया जाएगा, ऑनलाइन ही मुहैया करवा सकता है। इसमें ग्रुप वीज़ा भी है, एक साथ बहुत सारे ग्रुप बना करके भी आ सकते हैं, और उसके अलावा जो पर्सनल होता है उस वीज़ा को भी शामिल किया गया है। फार्मास्यूटिकल और अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग की बात की गई है, कि कहा गया है कि भारत और रूस जो है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग करेंगे। रूस की कई सारी कंपनियां हैं जो भारत के फार्मास्यूटिकल जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका उपयोग करने को आतुर हैं, और उसका उपयोग करके वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रही है। तो ये पूरा क्या है, ये जो कल बातचीत हुई है उस सारे क्षेत्रों को मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको डिफेंस बताया है, कल्चर बताया है, वीज़ा के बारे में बताया है, AI के बारे में बताया है, फार्मेसी के बारे में बताया है, ह्यूमन कैपिटल के बारे में बताया है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात की है। अब ज़रा भारत और रूस के संबंधों को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। वीडियो डिटेल होगा, क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट देना होता है। सबसे पहले जो किसी भी चीज़ के, किसी भी देश से रिलेशन को पढ़ते हैं तो उसमें इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं कि रिलेशन की शुरुआत कहाँ से हुई। दूसरा हम लोग देखते हैं क्यों रिलेशन की शुरुआत हुई, किन बेसिस पर दोनों देशों के संबंध बने हैं। IR में कभी भी संबंध इमोशनल नहीं होता है, बल्कि 100% प्रैक्टिकल होता है, गिव एंड टेक पर होता है कि आपसे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, बदले में हम आपको क्या दे रहे हैं, बस इसी पर आधारित होता है।
रूस और भारत का संबंध जो है आज़ादी के बाद से ही शुरू हुआ, जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी। एक था समाजवादी ध्रुव सोशलिस्ट ग्रुप और एक था कैपिटलिस्ट ग्रुप। यूएसएसआर एंड यूएस, दो ग्रुप थे। भारत जो है किसी भी गुट में शामिल नहीं था। यहाँ पर बीच में एक नाम लिख दीजिए, नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि हम दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं। हमारे दोनों गुट के साथ में समान दूरी नहीं बल्कि समान सहयोग होगा। लेकिन भारत जो है धीरे धीरे करके यूएसएसआर के पक्ष में झुका हुआ था। यूएसएसआर यानी कि रूस के साथ हमारे संबंध जो हैं हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। रूस ने कश्मीर के मुद्दे पर बहुत बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के मुद्दे को लाया गया, लेकिन उसको रूस ने हमेशा ही वीटो करके भारत की सहायता की है। तो भारत ने भी हमेशा ही उसकी सहायता की है। 1970 वॉर, बांग्लादेश वॉर के दौरान रूस के जो जंगी जहाज़ हैं वो बंगाल की खाड़ी में आए थे यूएस के जहाज़ का मुकाबला करने के लिए, लेकिन उस हद तक नौबत ही नहीं आई। तो इसका ये भी माना जा रहा है कि 1971 के बांग्लादेश वॉर के दौरान जो इंदिरा गांधी जी ने रूस की यात्रा के दौरान एक समझौता साइन किया था कि रूस पर आक्रमण भारत पर आक्रमण और भारत पर आक्रमण रूस पर आक्रमण माना जाएगा, उसी के कारण से ये जंगी जहाज़ भेजा गया था। अर्थात हमारे जो संबंध है ना, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ऐसे डायमेंशन पर आधारित है जो हम दोनों के लिए हितैषी होते हैं। तो जरा इसको समझने का प्रयास करते। प्रारंभिक काल 1947 से 1991 का काल रहा है, जिसमें यूएसएसआर है और दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई है, कैपिटलिस्ट ध्रुव और उसके अलावा सोशलिस्ट ध्रुव में बटी हुई है। लेकिन भारत ने हमेशा ही समाजवाद को ही प्रेरित किया। भारत ने अपने जो प्रियम्बल है उसमें समाजवाद शब्द को ऐड भी कर दिया गया, जो कि पहले से शामिल नहीं था। इसके अलावा आज़ादी के बाद जो हमारे डेवलपमेंट का मॉडल अपनाया गया वो भी यूएसएसआर से ही संबंधित था, जिसमें पंचवर्षीय टाइप की योजनाएं शामिल थे। अर्थात भारत के जो पहले के लीडर थे, शासक जो थे, वो सारे के सारे यूएसएसआर से कहीं न कहीं प्रेरित माने जा रहे थे। ठीक है। सोवियत पतन के बाद 1991 से 2000 के बीच में इस दौरान भारत और रूस के संबंधों में थोड़ी सी कमी आई, क्योंकि भारत जो है नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर रहा था यूएस के साथ संबंधों में। इस दौरान यूएस के साथ संबंध हमारे काफ़ी बढ़े, लेकिन हमने रूस को छोड़ा फिर भी नहीं, क्योंकि रूस ने फिर से वापसी की। उसने ये साबित कर दिया कि जो भारत यूएसएसआर के पतन के बाद से भारत और रूस का उससे पहले यूएसएसआर के साथ में था, वो संबंध औपचारिक रूप से स्थापित होते हैं और 1993 में दोस्ती और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किया जाता है। 2000 के दशक में 2000 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा होती है और 2025 में भी वही राष्ट्रपति हैं रूस के। 2010 में एक संधि हुई, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक समझौता का दर्जा दिया गया कि भाई हमारे जो स्ट्रेटजिक संबंध हैं वो रणनीतिक स्तर तक के हैं, यानी कि हम एक दूसरे को वो चीज़ें भी सप्लाई करते हैं, वो चीज़ें भी बेचते खरीदते हैं जो दुनिया में सभी देश आपस में नहीं खरीदते। जैसे तमाम तरह के हथियार हो गए, न्यूक्लियर समझौता हो गया जिसमें सिविल न्यूक्लियर डील की भी बात की गई थी, जिसमें यूरेनियम की सप्लाई करता है, जिसके तहत भारत के ऊर्जा संयंत्र जो हैं वो चलाते हैं। जैसे कि कुडनकुलन परमाणु संयंत्र, ये जो तमिलनाडु में स्थापित है, ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। और व्यापार तो बढ़ ही रहे हैं। संबंध किस किस क्षेत्र में है, तो भारत के संबंध जो है रूस के साथ में इस प्रकार से लिखिएगा, इंडिया रसिया स्ट्रेटजिक रिलेशन, जिसको डिफेंस भी कह दिया जाता है, हालांकि स्ट्रेटजिक में और भी चीज़ें शामिल होती हैं। इकोनॉमिक संबंध है, पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल के अलावा कल्चरल दृष्टिकोण से भी हमारे संबंध हैं। और अब तो नए जो क्षेत्र हैं, नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जैसे साइबर, जैसे कि एआई इत्यादि क्षेत्रों में भी हम संबंधों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से जब आप एग्ज़ाम में आंसर लिखते हैं तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा, ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों की बात करेंगे हम लोग, इसमें ऐसे संगठन, ऐसे संस्थाएं जो भारत और रूस साझा करते हैं, जैसे यूएन के स्तर पर बहुत बार वीटो करके हमारे कश्मीर के मुद्दे पर जब यूएस चाह रहा था कि भाई इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाया जाए, तब रूस ने उसको वीटो किया है। तो एक तो हो गया यूएन के स्तर पर, एक ब्रिक्स है, BRICS, उसके अलावा SCO है जिस प्लेटफॉर्म को दोनों साझा करते हैं, G20 है, उसके अलावा एक और संस्था है RIC जिसको कहा जाता है रूस, इंडिया और चाइना फोरम। तो ये ऐसे संगठन हैं जो पॉलिटिकल रूप से दोनों देश साझा करते हैं और दोनों देश इन सभी मंचों का उपयोग करते हैं बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा भारत और रूस के बीच में
एनुअल समिट भी होता है। एनुअल वार्षिक रूप से समिट होते ही होते हैं। जैसे पिछले वर्ष भारत के प्रधानमंत्री जी रूस की यात्रा पर गए थे और वहाँ पर यह समिट हुआ था। तो ये हमारे पॉलिटिकल रिलेशन को दिखाता है कि बहुत सारे ऐसे मंच हैं जिसको दोनों देश साझा करते हैं और उन मंचों पर मिल कर के काम करने का प्रयास करते हैं। ये सभी पॉलिटिकल रिलेशन में आएगा। रक्षा सहयोग की बात करें तो बहुत सारे रक्षा के ऐसे इक्विपमेंट आज भी भारत की सेना में 65% जो हमारे इक्विपमेंट यूज होते हैं वो रूस या फिर यूएसएसआर के दौर का है। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि हम रक्षा पर आत्मनिर्भरता को हासिल करना चाहते हैं, हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। तो आत्मनिर्भर होने का तात्पर्य है कि रूस के साथ हमारे डिफेंस के समझौते जो हैं उसमें कम से कम इंपोर्ट जो हम करते हैं वो कम होंगे। हो सकता है समझौता बढ़े क्योंकि हम को रिसर्च की बात करेंगे, मिलकर के रिसर्च की बात करेंगे, लेकिन इसके साथ में हमारे आयात जो हैं रूस से वो कम हो सकते हैं। ये एक बड़ा कंसर्न भी है क्योंकि हम अगर रूस से कम खरीदेंगे तो कोई और देश कहीं पहुंच जाएगा खरीदने के लिए तो वो उसको बेचेगा और उससे क्या होगा, दूसरे किसी देश के साथ उसके संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं, जैसे कि चीन, है ना। रक्षा समझौते हमारे सबसे प्रमुख समझौतों में से एक रहा है। भारत की लगभग में 60 से 70% सैन्य ज़रूरतें रूसी मूल की हैं। 2025 शिखर सम्मेलन रक्षा सहयोग पर एक समझौता हुआ जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, पोर्ट कॉल्स, आपदा राहत, लॉजिस्टिक सपोर्ट को मजबूत करने पर यह फोकस रहा है। प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं जैसे S-400 है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसके अलावा फाइटर जेट्स इंजन है, उसके अलावा T-90 टैंक है, पनडुब्बी है और इससे पहले हमने वहां पर से एयरक्राफ्ट कैरियर भी रूस से लिया हुआ था। तो इतने सारे चीज़ों पर हमारे समझौता है रक्षा के क्षेत्र में जो बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं। इसके अलावा हम पहले गन भी वहीं से खरीदते थे लेकिन अब उसका निर्माण भारत में शुरू किया गया है। इसके अलावा सैन्य अभ्यास बहुत सारे होते हैं जैसे इंद्र सैन्य अभ्यास होते हैं जिसमें ड्रोन, साइबर युद्ध रणनीति तकनीकें भी शामिल की जाती हैं। अब सुखोई 57 फाइटर जेट को लेकर के माना जा रहा है कि आने वाले समय में समझौते हो सकते हैं। इससे पहले भारत ने सुखोई खरीदा है वहाँ से, उसके अलावा और भी कई सारे विमान हमने रूस से खरीदे हैं। आने वाले समय में सुखोई 57 को लेकर के समझौता हो सकता है, ऐसा अभी भी नहीं हुआ है, हो सकता है, संभावना बन सकती है। हालांकि भारत अब फाइटर जेट में कम से कम आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना चाहता है जो अभी मुश्किल लग रहा है क्योंकि श्रेणी 5 के जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं जो स्टील्थ होते हैं, छुपे हुए होते हैं, उसको बनाने की तकनीक अभी भी हमारे पास में नहीं है। भारत सरकार ने कहा है कि हम रक्षा आयात को कम करेंगे और आत्मनिर्भरता को हासिल करेंगे। तो इस आत्मनिर्भरता में रिसर्च में सहयोग कर सकता है भारत और रूस एक साथ सहयोग स्थापित कर सकते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें तो हमने बहुत सारे तेल और वहाँ से LNG वगैरह खरीदा है जिसका बेनिफिट हमारे इकॉनमी को, हमारे देश के लोगों को हुआ है। हमारी इकॉनमी 2022 के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ी है जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है। उसके अलावा परमाणु एनर्जी क्षेत्र में भी हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसके क्षेत्र में हम लोग काम करें, जिसमें कुडनकुलम परमाणु परियोजना जो तमिलनाडु राज्य में लगाया गया है उसको बनाने में रूस ने सहायता किया था। इसके अलावा आर्कटिक सहयोग में नया समझौता हम लोग कर रहे हैं, सखालिन और टॉम्स में निवेश कर रहे हैं, LNG अवसंरचना और नॉर्दर्न सी रूट पर भी हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं क्योंकि नॉर्दर्न सी रूट आने वाला भविष्य का सी रूट कहा जाता है जो बर्फ़ के पिघलने से, आर्कटिक बर्फ़ के पिघलने से नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा आर्कटिक प्रदेश में। वहाँ पर भारत और रूस जो हैं वो मिल कर के काम करना चाह रहे हैं। व्यापार और अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम लोगों ने तेल के व्यापार, तेल के साथ साथ पर्यटन का क्षेत्र हो गया, सेवा का सेक्टर हो गया, हेल्थ हॉस्पिटल का क्षेत्र हो गया, फार्मास्यूटिकल का क्षेत्र हो गया, इन सभी क्षेत्रों में भारत और रूस जो हैं व्यापार को बढ़ा रहे हैं। मशीनरी, केमिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, जैसे हीरे का बहुत बड़ा उत्पादक है रूस, वहीं पर दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरे पॉलिश भारत में किए जाते हैं, ज्वेलरी भारत में बनाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में भी हमारे समझौते हैं और हमने सोचा है कि अगर हमारा डिफेंस डील जो है वो धीरे धीरे करके कम होगा, आयात कम होगा, तो क्यों न हम अपने संबंधों को डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग ले जाएं। जैसे कि कहा गया कि व्यापार को 2030 तक $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये हम 2030 से पहले ही प्राप्त कर लेंगे क्योंकि हम इस दिशा में बहुत ही तत्परता से काम कर रहे हैं।
विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष में भी सहयोग कर रहे हैं भारत और रूस। जैसे कि भारत के जो गगनयान मिशन होने वाला है उसके लिए अंतरिक्ष में जो लग जाने वाले उनकी ट्रेनिंग रूस में ही हुई है। हमारे राकेश शर्मा जी जब पहली बार गए थे वो यूएसएसआर की मदद से ही गए थे। 2025 में चंद्र और मानव अंतरिक्ष मिशन पर संयुक्त अनुसंधान बढ़ा है। साथ ही एआई शिखर सम्मेलन में भी रूसी भागीदारी 2026 में होने वाली है। परिवहन और बुनियादी ढांचा के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि चेन्नई से व्लादिवोस्तोक रूस के पूर्व में और मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग ये इकोनॉमिक कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं ताकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहाँ से और भी ज़्यादा हम बूस्ट कर सकें। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य में जैसे भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं रूस मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। इसके अलावा माइग्रेशन बहुत सारे बच्चों का होता है यहाँ से, और उसके अलावा आत्मनिर्भरता, वैक्सीन उत्पादन या फिर फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भी सहयोग स्थापित किया जा रहा है। सांस्कृतिक संबंधों की हम लोग बात करें तो रूस एकमात्र ऐसा देश है इस प्रकार के जहाँ पर भारत की भाषाएं नहीं हैं, जहाँ पर भारतीय चैनल सिनेमा से संबंधित 24 घंटे ब्रॉडकास्ट करते हैं भारतीय सिनेमा को, और लोग वहाँ पर बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा भारत के सिनेमा के अलावा भारत के फूड कल्चर इत्यादि काफ़ी पसंद किए जाते हैं। जैसे गोवा का जो बीच है वहाँ पर रूस के लोग बड़ी मात्रा में आते हैं नवंबर दिसंबर में, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ ठंड होती है रूस में नवंबर दिसंबर में। तो वहाँ के लोग राहत के लिए गोवा आते हैं, गोवा में रहते भी हैं और टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा बूस्ट भी होता है गोवा का। सांस्कृतिक संबंध भारत और रूस के बीच में गहन और ऐतिहासिक संबंध है जो काफ़ी पहले से चला आ रहा है, और ये संबंध मजबूत ही हुए हैं आने वाले समय में। और जैसे जैसे पर्यटन बढ़ेगा, हवाई मार्गों के द्वारा आना जाना बढ़ेगा, हवाई मार्ग से जाना आना जितना आसान होगा, वीज़ा पॉलिसी जितनी आसान होगी, पर्यटन का क्षेत्र उतना ही ज़्यादा हम लोगों का रहेगा। अब कुछ चुनौतियों की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे चुनौती पूछा जा सकता है। जियोपॉलिटिकल प्रेशर एक बन रहा है। भारत जो है वो रूस और यूक्रेन के संबंधों को लेकर के कोई ज़्यादा उन्मुखता से नहीं बात कर रहा है, आगे आकर के नहीं बात कर, और हम बल्कि इससे फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच में जितने भी शांति के प्रयास किए जा रहे हैं उन सभी को भारत सपोर्ट करेगा, लेकिन हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है ही। इसके अलावा क्वाड को रूस अपने लिए खतरा मानता है, और I2U2 संगठन जो अमेरिका में के साथ में है हम और रूस का विरोधी माना जाता है, इसको भी रूस कहीं न कहीं अपने लिए खतरा मानता है। तो I2U2 और क्वाड जैसे संगठन जो हैं ये कहीं न कहीं रूस के लिए चिंताएं पैदा कर रही है। अमेरिकी प्रतिबंध के कारण भारत ने अक्टूबर से तेल कम कर दिया है वहाँ से लेना, तो ये कहीं न कहीं एक चैलेंज हो सकता है। व्यापार असंतुलन है। भारत का रक्षा आयात 36% तक घटा है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि हम रूस को बेचते कम हैं, रूस से खरीदते ज़्यादा हैं, जिसके कारण से हमारा व्यापार घाटा बहुत ही ज़्यादा है रूस के साथ में। उसको भी संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। चीन का एक फैक्टर बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि चीन पर रूस की निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे रूस में सारी कारें आपको चाइनीज़ दिखेंगी, चीन की इलेक्ट्रिक कारें वहाँ पर बेची जाती हैं। चीन के साथ रक्षा, तेल का, ऊर्जा का और सभी प्रकार के समझौते बहुत प्रगाढ़ हो रहे हैं रूस के। तो रूस जो भारत का हमेशा से ऑल टाइम ट्रस्टेड फ्रेंडशिप रही है हमारी, वो कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है, क्योंकि चीन के साथ उसकी नज़दीकी बढ़ रही है। वहीं पर रूस जो है वो भारत का उपयोग कर रहा है चीन को काउंटर करने के लिए, कि रूस के पास में केवल चीन ही नहीं है बल्कि और भी ऐसे देश हैं जिसके साथ संबंध बनाए जा सकते हैं। तो इस डायलेमा में हम फिर से फंस रहे हैं। अमेरिका हमारा उपयोग कर रहा था चीन को काउंटर करने के लिए, और अभी रूस हमारा यूज कर रहा है चीन को काउंटर करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चुनौती बनता है कि आने वाले समय में अगर रूस और चीन के संबंध और भी अच्छे होते हैं तो क्या हमसे उसके संबंध अच्छे रहेंगे या उस पर तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। तकनीकी और लॉजिस्टिक मुद्दे भी हैं। रूसी हथियारों की देरी होती है, स्पेयर पार्ट्स में देरी होती है, जिससे क्या होता है भाई, आत्मनिर्भरता जो हम हासिल करना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं चैलेंज होता है। महत्व क्या है? भारत के लिए महत्व है ऊर्जा से लेकर रक्षा समझौते तक के लिए। रूस के लिए भी महत्व है, क्योंकि रूस पश्चिमी प्रतिबंध, अमेरिका के सैंक्शन जो लगाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों पर प्रयास करता है उसको झेलने का। तो भारत और चीन की मदद से ही वो झेल पाता है, नहीं तो वो नहीं झेल पाता, क्योंकि उसको भारत और चीन जैसे बायर मिल जाते हैं तो पश्चिम और जो अमेरिका का प्रतिबंध है उससे कहीं न कहीं वो बच जाता है। विश्व के लिए भी है कि विश्व में अगर सभी देश इसी प्रकार से अच्छे संबंधों को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं यह विश्व के लिए भी अच्छा ही होगा।
इसको ज़रूर याद रखिएगा। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताया है, मैंने आपको इम्पोर्टेंस के साथ साथ ये भी समझाया है कि भाई क्या है ये मुद्दा, उसके साथ में आपको ये भी बताया है कि भाई क्या क्या चैलेंजेज आ रहे हैं, किन किन क्षेत्रों हमारा संबंध है, कल क्या समझौते हुए हैं वो भी हमने डिस्कस किया है, कल क्या समझौते हुए हैं सारा मैंने डिटेल बताया, इतिहास क्या रहा है। आपसे सवाल इन्हीं क्षेत्रों में पूछा जाएगा। सवाल के बारे में भी शुरुआत में चर्चा कर दी थी, आपसे ये पूछ सकता है भारत के लिए रूस का संबंध किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और रूस के लिए भारत का संबंध किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। दूसरा ये पूछ सकता है कि भारत और रूस का संबंध आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले हुआ करता था, स्पष्ट कीजिए। ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है। आपसे भी पूछ सकता है कि रूस और भारत रक्षा के अलावा किन क्षेत्रों में संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, उदाहरण और डेटा सहित, उदाहरण आंकड़े सहित स्पष्ट कीजिए। ओके, इस प्रकार सवाल आपसे पूछ सकता है। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर ही बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।